इन दोस्तों, चलिए कुछ जैसे कि मैं पीछे का वीडियो में उदाहरण 4 तक बनाया था क्लास 10 का मैथ। अब आज बनाता हूँ उदाहरण 5। देखिए इसमें क्या है कि उदाहरण 5, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या है, और जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n, ठीक है, जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। देखिए क्वेश्चन आपको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद इसमें क्या कहा है कि एक दिया हुआ है 4n, ठीक है, 4n, 4 के पावर में n, तो बोला है कि क्या, और n जो बताया कि n मेरा प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या, ठीक है, और जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा हम लोग ऐसा मान रखें जो इसके अंक लास्ट में 0 आए, यानी इकाई में 0 आना चाहिए, अंक शून्य पर समाप्त हो, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि मेरा तो n जो बोल दिया वह क्या है, प्राकृत संख्या, ठीक है, n मेरा क्या बोला है, n जो बोला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो किसका, प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, या इसको प्राकृतिक भी संख्या बोल सकते हैं। ये जो होता है आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, इसी तरह अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक, इतना तो आपको पता है। उसके बाद देखिए ये होता क्या है, उसके बाद आपको बोल दिया यहाँ 4 के पावर में n। आप देखिए यहाँ हम लोग कौन सा मान ऐसा रखें, ठीक है, यहाँ कौन सा मान रखें जो ये जो है ना इसका लास्ट में अंक मेरा शून्य आना चाहिए, यानी शून्य पर समाप्त होना चाहिए। शून्य का मतलब क्या, देखिए ये शून्य पर समाप्त हुआ है। आप ये ध्यान दीजिए कि लास्ट में इकाई में मेरा शून्य होना चाहिए, चाहे वह इस तरह ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर आपका इस तरह हो जाए तो गलत है, मतलब लास्ट में आपका शून्य पर समाप्त होना चाहिए। तो ये पूछ रहा है, सवाल बोला है क्या हम लोग इसके जगह में n के जगह में कुछ ऐसा मान रखें जो ये इसका इकाई में इसको सोल्व करेंगे तो इकाई में मेरा 0 पर समाप्त होगा। तो देखिए n तो आप देख रहे हैं ये 1 से स्टार्ट होगा अनंत तक, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगर यहाँ 1 रखिएगा तो 4 एकम 4, ठीक है। यदि आप यहाँ 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 के पावर में 2, तो 4 गुने 4, ठीक है, तो 4 चौके 16। इस तरह में यहाँ जितना भी मान रखिएगा आप तो यहाँ बढ़ते जाएगा, कोई तो 0 पे समाप्त नहीं होगा। चलिए तो हमको करना क्या है, इसको बनाते हैं। देखिए इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 4 के पावर में n है, ठीक है, इसको गुणनखंड तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2 के पावर में n है, ठीक है। तो देखिए दोनों सेम सेम है, बराबर 2 के पावर में 2 और यहाँ n हो जाएगा। ये कैसे किए गुणनखंड, आपको आता होगा, इस तरह कर सकते हैं, 2 दूनी 4 गुणनखंड करना, ठीक है। तो इस तरह इसको किए। तो देखिए उसके बाद यहाँ से इसको ब्रैकेट जो हटाएंगे तो ये गुना हो जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर में 2, ठीक है, गुना n, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए वही बात हुआ, थोड़ा सा इसको तोड़े हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट इसमें भी बैठा सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग पहले तो ये जानते हैं कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है, जिस संख्या के अंक इकाई में 0 आता उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 चीज़ होना चाहिए, एक तो 2 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड में। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग किसको बोल रहे हैं ये भी ध्यान देते हैं। जैसे कि देखिए 10 है, 10 को अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 पच्चे 10 हुआ, यानी 10 बराबर इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 हुआ। तो जब भी इस तरह अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 रहे तो उसका क्या होगा, वो अंक जो है शून्य पर लास्ट में इकाई आएगा, लास्ट में 0 पर समाप्त होगा। अगर आप इस तरह भी कर सकते हैं, 30 को लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग 30 को लेते हैं या 20 लेते हैं जिसमें भी लास्ट में 0 रहेगा, ठीक है, अगर इसको लेते हैं, इसको एलसीएम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 कम 2, 2 पचे 10, फिर देखिए 3 से जाएगा, 3 पचे 15। तो देखिए इसमें क्या हो गया, 30 बराबर 2 गुने 3 गुने 5। तो देखिए इसमें 2 और 5 आया, ये आपको ध्यान देना है कि उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए।
चलिए इतना तो जान गए कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जो संख्या, इस तरह लिख लीजिए, जो संख्या शून्य यानी 0 के साथ समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2, ठीक है, 2 और 5 रहता ही रहता है। ठीक है, ये समझ गए आप कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसमें आप देखिए, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है, ये अभाज्य गुणनखंड की है ना, देखिए 2 2 सिर्फ है, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि 4 के पावर में n मतलब 4n के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, देखिए यहाँ 2 है, ठीक है, गुणनखंड में 2 है लेकिन क्या है, 5 नहीं है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसलिए 4 के पावर में n मतलब 4n शून्य के साथ समाप्त नहीं होता है, समझे। तो आप इसको इस तरह भी समझ गए कि इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 तो है, यहाँ देख सकते हैं 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो अभाज्य गुणनखंड में उसका 5 होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सवाल यह बन गया।